इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे सेट सी की OT2 किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सेट नंबर सी की OT आपको सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी है, यानी कि ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। ठीक, ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। इसमें आपको क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम पद कौन है, 6, यानी कि प्रथम पद आपका 6 चल रहा है। सारवंतर, सारवंतर और पता लगाना है। सारवंतर कैसे करते हैं, इस AP से कोई से भी दो क्रमागत पद को उठाओ। जैसे हम 9 और 6 को देख ले, अगला पद कौन है 9 माइनस इससे पहले वाला कौन है 6, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी सारवंतर आपका 3 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 6,3, यानी ये से। कभी भी सारवंतर आप ज्ञात करें तो अगले वाले पद में से उससे पहले वाले पद को माइनस करते हैं, जो आंसर आता है वही आपका सारवंतर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 6,3। अगला देखें, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के लिए सूत्र आपका होता है, यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर रूट के अंदर अगले वाले पॉइंट वाले में से पिछले वाले पॉइंट की माइनस करेंगे तो x माने, यानी 5 - 5, 5 में तो 0 जाएगा, माइनस के 5 में से माइनस करेंगे 0 पावर 2, फिर इस 0 में से माइनस करेंगे इस 5 को, फिर 0 - 5 पावर 2, सॉल्व कर देंगे। 5 में से 0 जाएंगे, 5 बचेंगे, माइनस के वर्ग करेंगे 25, 0 में से -5 जाएंगे, -5 बचेंगे, उसका वर्ग करेंगे 25। ठीक, और 25 और 25 कितना होता है 50 रूट के अंदर। 50 को अपन क्या कर सकते हैं 5 × 5 × 2, 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बार अंदर कितने रह जाएंगे 2, यानी 5√2 आंसर है इसका। तो इसलिए ये वाली OT सही है। अगला देखें, इस OT में बोला गया है कि आपका एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज क्या है ABC, जिसमें AB की वैल्यू दी है, AC की वैल्यू दी है, BC की वैल्यू दी गई है। आपको B कोण पता लगाना है कि कोण B का मान कितना है। तो आपको दिया गया है AB कितना दिया गया है 6√, मतलब 6√3। AC कितना दिया गया है, AC दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 केला, 12 सेंटीमीटर है पर अपन 12 ही लिखो, अपन को तो यहाँ पर मतलब है आंसर से। ठीक है, और इधर कितना BC की वैल्यू कितनी दी है आपकी 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें ये पता लगाना है कोण B। तो आप क्या करेंगे, इन सभी का वर्ग कर लो। ऐसी स्थिति में सभी भुजाओं का वर्ग करो। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो देखो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, गुणा कर देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा 36 3 108, यानी कि 108 आ गया आपका। इधर 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 12 का वर्ग आपका हो जाएगा 144, और BC इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक AB भुजा है AB, और एक भुजा है BC, यानी इस भुजा का और इस भुजा का वर्ग करके, ये देखो ये वर्ग ही तो ये वर्ग है और ये, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 144, मतलब 108 में जब 36 जोड़ते हैं तो कितना आता है 144 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट अप्लाई हो रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो लागू हो रहा है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का कथन बोला जाता है कि दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट यहाँ हो रहा है। तो देखो AB का वर्ग और BC का वर्ग का जोड़ किसके बराबर आ रहा है, AC के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस प्रमेय इस पे लागू हो रही है। तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय उसी पे लागू होती है जो समकोण त्रिभुज होती है, मतलब जिसमें 90 डिग्री का बना होता है। तो यहाँ पर देखो AC है, AC सबसे बड़ी भुजा बन रही है, और सबसे बड़ी भुजा के सामने ये B कोण बनेगा, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा 90 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, तो कोण B जो है वो 90 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से आप मालूम कर लेंगे। अगली देखें, ऐसे टाइप का कोई भी सवाल है जिसमें कोण भी पता लगाना है। तो सबसे पहला आपका मकसद यही होना चाहिए कि तीनों भुजाओं को वर्ग करेंगे, और वो उसमें कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने 90 डिग्री बनेगा, बाकी जो है वो 45 की बन जाएगी। बन भी सकती है स्थिति में, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने 101% 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तो अपन को सीधा सीधा दिख ही रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अगला देखिए, इसमें चौथे नंबर की OT, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए।
द्विघात समीकरण का क्या लिखना है, मानक रूप। मानक रूप का है या व्यापक रूप का है, एक ही बात है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या बनेगा, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी इक्वल में 0। सोचो यदि वो समीकरण की जगह यहाँ बहुपद लिख के दे देते, क्योंकि आपसे पेपर में बहुपद भी पूछ सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का जब मानक रूप पूछे यानी व्यापक रूप पूछे तो आपको ये लिखना है। और यदि द्विघात बहुपद का पूछे तो आपको क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इतना लिखना है। यानी समीकरण में 0 लग जाता है और बहुपद में 0 नहीं लगता, क्योंकि ये पद है और इसमें LHS RHS होती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद दिया गया है या द्विघात समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है तो आपका कौन सा, ये आपका होगा। तो इसमें देख लो कौन सा है, ये है, यानी चौथे नंबर की ऊटी करेक्ट है। ठीक है, अगर बहुपद दिया जाता तो बराबर में 0 नहीं होता, ये वाला सही होता। आगे देखिए अगली ऊटी, इसमें तो ये सही है, चौथे नंबर का अगली। यदि द्विघात समीकरण है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। देखो बराबर में कहीं 0 लिखा है, अभी हमने बताया। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, तो इसका सीधा सीधा पता है क्या होता है, अचर पद यहाँ सी चल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का ए है, तो ये यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए, यानी ये वाला सही है। ठीक है, इसमें भी दिया गया है। इधर देखो 91 और 26 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, खंड 91 को अपन कहते हैं 13 सत्तर 51, 17 होते वो तो 50 हो रही, 50 5 पे 1 होती है, यहाँ पर 9 पे 1 है। तो इसको अपन जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 13 यानी 13 गुणा 7। और 26 के जब फैक्टर करेंगे तो 13 दूनी 26। तो यहाँ पर देखो इसमें भी 13 आ रहे हैं, इसमें भी 13 आ रहे हैं, मतलब इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 13, क्योंकि 13 कॉमन है। तो यार 13 उठी सही है, यानी 13 जो आंसर है वो सही है। अगला देखिए, अब आते हैं रिक्त स्थान देखो, समांतर श्रेणी के लगातार कोई दो पदों का अंतर, यानी कोई भी समांतर श्रेणी होती है, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी समांतर श्रेणी। तो इनमें से कोई भी क्रमागत दो पद ले लो और उनका आप अंतर कर दो, जैसे मान लो ये लो, तो आप क्या बनेंगे, A2 माइनस A1 बनेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सारवंतर आएगा। तो ध्यान रखें कि समांतर श्रेणी में क्रमागत, समांतर श्रेणी के क्रमागत का है या लगातार का है, दो पदों का जो अंतर होता है वो होता है सारवंतर। उसे अपन क्या कहते हैं, सार्व अंतर। सार्वंतर लिख दो या सर्वांतर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि कोई भी कार्तीय तल होता है, जैसे ये आपकी होती है वाई अक्ष और ये होती है एक्स अक्ष, ठीक ऐसा ही होता है। अब ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ये है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मूल बिंदु के नाम से। तो यहाँ पर क्या बनना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, मूल बिंदु। तो यहाँ बनना है इसमें मूल बिंदु, यानी कि यहाँ भर देंगे मूल, सही से लिख रहे हैं अपन, यहाँ क्या भर देंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक, आगे देखिए, रूट दो, ये तो सवाल ही है। रूट दो एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक, अगला देखिए, इसमें वगैरह प्रत्येक वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सही नहीं, यानी ऐसी आकृति ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो और साथ में यहाँ 90 डिग्री के कोण बने, तो उसे अपन क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए, तो ऐसी आकृति को अपन क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और ध्यान रखें, संसार में जितने भी वर्ग बनाए गए हैं वो सभी समरूप है। ठीक है, जैसे कि पिछले सेट में आपको बताया था कि जिसमें एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। वैसे ही एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और 90-90 डिग्री के कोण हो प्रत्येक, और विकर्ण भी बराबर हो, तो ऐसी आकृति को अपन क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। या पेपर में समबाहु त्रिभुज आ जाए वो भी समरूप होते हैं। आगे देखें, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2, यानी कि एक ऐसा समीकरण, जैसे मान लो ये लिख लो, अब इसमें हम देख रहे हैं ये चर x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है।
तो इससे अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं और इसे द्विघाती समीकरण भी कह सकते हैं। तो क्या कहलाता, वह कहलाता है क्या, या तो वर्ग समीकरण लिख दो यहाँ वर्ग, या फिर यहाँ द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आप ध्यान रखें, वह समीकरण जिसमें चर राशि यानी चर माने एक्स की सबसे बड़ी घात यानी कि 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण। अगर 3 होती तो त्रिघाती समीकरण, 4 होती तो चतुर्घाती समीकरण और 1 होती तो रैखिक समीकरण। ध्यान रखें, तो यहाँ 2 है तो वर्ग समीकरण लिखेंगे इसमें। आगे देखें, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का, जैसे मान लो कोई 2 समीकरण दिए तो मैं मान लो जबकि प्रतिस्थापन विधि में इस टाइप के समीकरण दिए जाते थे आपको, तो जब इस रेखा से इस समीकरण को हल करेंगे, इस समीकरण से एक वो बनाएंगे लाइन तो एक रेखा बनेगी, इस समीकरण से भी एक हल रेखा बनाएंगे तो एक और रेखा बनाएंगे। ये दोनों रेखाएं यदि इस तरीके से प्रतिच्छेद होती हैं तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं इन समीकरणों का अद्वितीय हल। इन समीकरणों का कौन सा हल पूछा जाएगा, अद्वितीय हल। तो ध्यान रखें, जब 2 समीकरण हैं, 2 रेखाएं बनाएं और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो प्रतिच्छेद बिंदु उन समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये आपको कंडीशन भी आपको दी गई होगी, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है, ऐसे ही तो बोला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। तो वही कंडीशन यहाँ इनडायरेक्टली बोली गई है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का, यहाँ लिख देंगे अद्वितीय हल कहलाता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। ठीक, आगे देखें, ये हो गई इस तरीके से आपके रिक्त स्थान। अब आपके आते हैं इरेज कर दो थोड़ा, आगे सत्य। देखो सत्य में क्या दे रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखो समरूप त्रिभुजों के लिए प्रतिबंध बनाए गए, 2 प्रतिबंध है। पहले नंबर का प्रतिबंध है कि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होती है और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो देखो दूसरे नंबर का प्रतिबंध यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो ये सही है, यानी कि यहाँ सत्य है। ठीक, आगे देखो, अर्धगोले का आयतन पूरे गोले का होता है 4/3 πr3। तो आधे गोले का यहाँ कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 सही लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। लेकिन यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया, ये आपका गलत है, क्योंकि आधे गोले का अगर यहाँ पूरा गोला लिख देते गोले का आयतन तो यहाँ गलत हो जाता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं अर्ध गोले का आयतन बराबर इतना होता है, तो बिल्कुल सही है, 2/3 πr3 सही है। यहाँ देखो शंकु का आयतन, तो देखो ये शंकु का आयतन नहीं, ये आपका गलत है क्योंकि ये बेलन का आयतन है। ये काय का आयतन, बेलन का आयतन, तो ये आपका असत्य है, यानी कि असत्य। ठीक, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3, जहाँ में 1/3 नहीं लगाया तो इसलिए असत्य है, तो सही है। देखो इसमें लिखा है, और ये आपका सूत्रीय है, बहुपद मध्य का बहुलक और माध्य में जो संबंध है उस संबंध को इस तरीके से लिखते हैं। यानी क्या होता है, 3 माध्यक का है या मध्यिका का है, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस में 2 माध्य। ठीक, ये याद रखें, स्टेटमेंट ये आपका रिलेशन है तो ये याद रखें, ये पूरा लिखा है सही है, यानी कि ये सत्य है। ये जो रिलेशन लिखा है वो सही लिखा है। आगे देखें, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल है, क्योंकि घटना की जो घटना होती है वो 0% से लेकर 100% तक हो सकती है। 0% में चेंज करें तो 0 ही आएगा और 100% को चेंज करें तो 100/100 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, ये तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, ना तो 1 से बड़ा हो सकता है ना 0 से छोटा हो सकता है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी आ सकता है। तो वो सही कह रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये भी कैसा है, सत्य है। यानी कि आप एक बार हम दोबारा से लिख दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या था आपका, सत्य सही बोला गया था। ये आपका क्या है, असत्य बोला गया था। नहीं, असत्य काय के लिए, ये तो आपका सत्य है ना, ये आपका सत्य है। ये आपका सत्य है। ठीक, क्योंकि अर्धगोले का आयतन यही था और ये सेकंड नंबर का वो नियम था, और शंकु का आयतन 1/3 होता है, जहाँ में 1/3 नहीं लगाया तो ये असत्य है। क्या था, असत्य। और ये आपका संबंध सही था, हमने सत्य बताया था।
और इसमें ये भी सही है, इनने सही लिखा है, कहीं भी एक से अधिक नहीं हो सकता, सत्य। आगे देखा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, और जिसमें टोटल पत्ते 52 होते हैं, जिसमें 26 होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। ये दो होते हैं इसमें बादशाह लाल और दो होते हैं बादशाह काले। तो देखो यहाँ पर लाल बादशाह की पूछी गई है, क्या की पूछी गई, लाल। लाल बादशाह दो होते हैं, अब दो में से कोई सा भी आ सकता है। तो 52 पत्तों की गड्डी में से दो लाल बादशाह होते हैं, तो कैंसिल कर दें, कितना आएगा 1/26। तो 1/26 से ये लिखा है, तो मतलब ये सही बोल रहा है, तो यहाँ सकता है। ठीक, क्योंकि देखो पूरी गड्डी में आपको जो लाल रंग के जो बादशाह होते हैं वो दो होते हैं, तो दो ऊपर लिख देंगे, जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसके नंबर ऊपर लिखते हैं। और टोटल जो पत्ते हैं वो कितने हैं, 52, 52 नीचे लिखेंगे। तो कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 1/26, और 1/26 ही इसमें दिया गया है, तो मतलब वो सही है। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये सत्य सत्य होते हैं। आगे देखा, इसमें देखो ये तो पहले से ही सूत्र बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ ए लिखा है तब भी 1 होगा, तो इसकी ये आपका सही है। ये देखो tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3, लेकिन यहाँ 1/√3 दिया है, तो ये गलत लिख दिया है इन्होंने। यहाँ आप क्या कर लेंगे, √3 कर लेंगे। ठीक, तो इसकी ऊटी ये, इसका टिक ये सही है। समांतर श्रेणी का n अनुपात, समांतर श्रेणी का n अनुपात का सूत्र ये होता है an बराबर a + n-1d। ए वृत्त की एक ही अवधा में बने कोण, वृत्त की जब एक ही अवधा में कोई कोण बनते हैं तो हमेशा वो बराबर होते, ध्यान रखें। ये देखें, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो पिछले वाले सेट में मैंने बताया था, अगर आपसे x अक्ष की दूरी पूछ रहे हैं, x अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो y निर्देशांक देखते हैं, और y अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो x निर्देशांक देखते हैं। तो यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछी है तो आपसे क्या कहेंगे, x निर्देशांक होगा। क्या आंसर आएगा, x निर्देशांक। लेकिन यहाँ x निर्देशांक तो कहीं लिखा है, तो x निर्देशांक को अपन एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं भुज, तो यहाँ भुज लिखा है तो भुज सही है। ठीक, इस तरीके से आपकी ये पूरी ओटीवी फिनिश होती है। आगे देखिए क्या है, एक शब्द के उत्तर देखना है। देखो, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो मूल कैसे होंगे। देखो वर्ग समीकरण में जो विविक्तकर है उसकी स्थिति 3 होती है, एक d बराबर 0 होता है, एक d बराबर 0 से बड़ा होता है, एक d बराबर 0 से छोटा होता है। तो देखो 0 यहाँ पूछ रहे हैं, अगर विविक्तकर 0 से बराबर आएगा, अगर कभी भी किसी वर्ग समीकरण में विविक्तकर का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। और अगर d का मान यानी विविक्तकर का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 के बराबर आएगा तो मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न होंगे। तो यहाँ देखो धनात्मक बोल रहा है तो 0 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। तो देखो इन्होंने लिखा है मूल वास्तविक है और भिन्न है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति इसमें अप्लाई हो रही, तो यहाँ इन्होंने लिख दिया कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न। हाँ, अगर कभी भी 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में संख्या आ जाए, विविक्तकार का मान क्या में आ जाए, माइनस में, तो ऐसी स्थिति में मूल ना तो वास्तविक होते हैं और ना ही उनका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें मूल कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर वो छोटी देते तो यहाँ लिख देते मूल आभासी होंगे, लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्ण संख्या दी है तो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे, ये लिखा है वास्तविक होंगे एवं अलग अलग होंगे। ठीक है, ध्यान रखें। देखो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ध्यान रखें अगर कोई वृत्त है और ये उसका बाहरी बिंदु है, तो इस बिंदु से अगर इस वृत्त पर रेखाएं खींचे तो 2 ही स्पर्श रेखा बन पाएंगे, इससे ज्यादा स्पर्श रेखा, 2 से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं बना सकती। अगर बनाएंगे भी तो प्रतिच्छेद रेखा बन जाएंगे। तो आंसर में क्या आएगा, 2। तो देखो ये लिखा, आगे देखा, किसी खम्भे की छाया और ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण। देखो मान लो कोई खम्भा ही है और उसकी छाया ही है, तो कभी भी ये और ये यानी ऊंचाई और छाया दोनों बराबर आ जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोण और यहाँ पर कोण बराबर बनते हैं, और बराबर कितने बन जाते हैं, 45 डिग्री के। ठीक, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45। उन्नयन कोण की परिभाषा, तो देखो सबसे पहले तो समझ लो कि उन्नयन कोण होता क्या है। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, ये जमीन पे खड़ा है और यहाँ उड़ रही है पतंग, इसको देख रहा है। ठीक, तो व्यक्ति इस पतंग को देखता है तो ये बन जाएगी आपकी दृष्टि रेखा।
दृष्टि रेखा, और ये इसी के आंख से हमने जमीन के समांतर एक रेखा और बना दी, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर हम देख रहे इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर विद्यमान होती है, जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर विद्यमान होती है, तो इस वस्तु को देखने में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। यही परिभाषा इसमें लिख दी, या वस्तु की जगह बिंदु बोल दिया उन्होंने। जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर, देखो ऊपर है, होता है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, इसी में से याद कर लेना। आगे देखो, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। देखो ये लिखा है। आगे देखा, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख दो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये सॉल्व होती है।